माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों में जाके बैठ गए हैं। उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि आप आइए और दोबारा काम शुरू करिए, उनको लेके आना, दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो समटाइम्स पॉलिटिशियंस कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे इवन कांग्रेस पार्टी के भी हो, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं जिसमें लोगों की जानों की परवाह नहीं की जाती, जिसमें लोगों, आम जो जनता है उसका फिक्र नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेप जो है इस वक्त दोनों कंट्री की तरफ से, मुझे पाकिस्तान की इतने हालात अंदर के नहीं पता, आर्मी के, उनकी इकोनॉमी का मुझे पता है कि इकोनॉमी जो है वो तकरीबन ठप है। तो आर्मी के जो हालात हैं, आर्मी अपने आप को दोबारा जी पिक्चर में लाने के लिए आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस किस्म के बॉर्डर के ऊपर झगड़े करवा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का मतलब ये है कि मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो जस्टिफिकेशन है वो यही है कि जी हम कश्मीर लेकर रहेंगे। अब इसी नारे पे पाकिस्तान आर्मी 70 साल से 72 साल से काम कर रही है। कश्मीर उनके हाथ से बहुत दूर, यानी तकरीबन हाथ से ही जा चुका है। अच्छा, अगर कश्मीर हाथ से जा चुका है तो गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, बड़ा स्ट्रेटजिक इलाका है जो चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वो मुतनाज़ा है। पाकिस्तान कहता है कि वो मेरे पास है और भारत का कहना है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है। बल्कि भारत का ये भी कहना है कि वो जो कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, वो भी हमारा अटूट अंग है। अब भारत ने ये जो 5 अगस्त 2019 को बहुत बड़ा डिसीजन लिया आर्टिकल 370 और 35A को उड़ाने का, उसके बाद भारत के हाथ में चीज़ें और मजबूत हो गई, सरकार मजबूत है। तो वो सारे का सारा प्रेशर को पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी पे है, क्योंकि इसका सारा ठेका पाकिस्तान आर्मी ने लिया हुआ था फॉर द पास्ट 72 ईयर्स से। अच्छा, अगर वो चीज़ें वापस पाकिस्तान नहीं ले पाता, यानी वो आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन से पहले की सिचुएशन को, तो ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब उनके पास इतना ना तो इकोनॉमिकली जिसे कहते हैं पावर रही, और ना ही उनके पास मिलिटरीली वो भारत के मुकाबले में पावर है, ना इंटरनेशनल लेवल पे उनकी प्रैक्टिकली कोई सुनवाई है सिवाय चाइना के। और चाइना भी खुल के सामने नहीं आता, क्योंकि चाइना को भी भारत के साथ काम करना है। तो इस सारी सूरत हाल में जो आपने पूछा कि मिलिट्री का माइंडसेट क्या होगा, तो मिलिट्री का माइंडसेट तो नेचुरली यही है कि उनके हक में यही है कि वो कुछ करके दिखाएं, मगर वो करके कैसे दिखा सकते हैं ये तकरीबन नामुमकिन है। अब इस सारी सूरत हाल में कोई ब्लंडर ही हो सकते हैं, जैसा कि आप गुज़िश्ता कोविड-19 के सीरियस ज़माने में देख रहे हैं कि मुसलसल मिलिटेंट्स जा रहे हैं। और अभी ये 3-4 दिन पहले झड़पों में एक वो मशहूर मिलिटेंट रियाज नाइक को मारा गया, और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो शहीद है, जैसे वो वानी के बारे में कहा गया। तो ये सूरत हाल कोविड-19 की सेंसिटिविटी के ज़माने में ज़्यादा बन रही है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री का जो माइंडसेट है वो बड़ा ही मैसअप है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि उनको अल्टीमेटली क्या करना है। तो अब ये वही डॉक्टर साहब है बात जो आपने भी की, मैं भी कर रहा हूँ कि ब्लंडर हो सकता है किसी भी तरफ से, और वो ब्लंडर बड़ा खतरनाक हो सकता है। नहीं, खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड की जो अटेंशन लगी हुई है वो तो लगी हुई है अपने अपने कंट्रीज को बचाने में जी। और उस बॉर्डर के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो वहां सबसे बड़ा कोई अगर खिलाड़ी होगा तो वो चाइना होगा, है जी। और तो कोई कंट्री जो है इस वक्त नजर आती नहीं है कि वो किसी के हेल्प में जा सके। हाँ, अपील सब कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी भी कर सकता है कि देखिए इस किस्म के झगड़े मत करिए। जहां तक कश्मीर का आपने इशू लिया ना, देखिए ये जब से पाकिस्तान ने अक्साई चिन्ह जो है जी वो उसका फैसला चाइना के साथ उन्होंने कर दिया, चलो जी चाइना ले गया, ठीक है जी आप इसके मालिक बन गए, जबकि वो अक्साई चिन्ह चाइना का थोड़ा, वो भी तो पार्ट ऑफ कश्मीर ही है। जी जी जी, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर का इशू है वो पहली बार खत्म हुआ, अब दोबारा वो इशू तो उठने से रहा,
वो तो इशू हो गया। अब कोई भी सरकार है, मैं कहता हूँ कल को 5 साल में 10 साल में कोई अपोजिशन की सरकार भी हिंदुस्तान में आ जाए, उनमें भी इतना दम नहीं होगा कि वो दोबारा इसको रिवर्स कर सके। ये तो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो इस वक्त स्टेट है वो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं अब कोई कर सकता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हिंदुस्तान में। दैट्स नंबर 1। हाँ जी, नंबर ये बात आप मानते हैं ना? जी जी, इतनी हिम्मत नहीं अब किसी की पढ़नी। नंबर 2, जो इंडियन आर्मी है वो भी ये रियलाइज करती है कि पिछले 72 साल में हमारे हजारों नौजवान जो हैं वो मारे गए हैं, इनोसेंट नौजवान, विद द अग्रेसिवनेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और वो भी अब कभी नहीं गवर्नमेंट के साथ, किसी भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होने को तैयार होंगे कि नहीं जी नहीं, दोबारा वही हालत पूरी कर दो। नो, इट वोंट हैपन। सो अब इस वक्त जो हालात हैं, घबराहट में नहीं, ये प्लान्ड होगा, इसमें कोई घबराहट नहीं है। ये प्लान्ड होगा कि इस वक्त लोगों की अटेंशनों को डाइवर्ट करना, दैट कैन बी डन फ्रॉम आइदर कंट्री, देयर इज नो इफ एंड बट। कोई भी कंट्री जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों की कोई ना कोई इस किस्म का मतलब बॉर्डर के ऊपर एक एफर्ट कर सकते हैं, या इस किस्म की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी बहुत ही जो है वो लड़ाई शुरू हो जाए। और वो लड़ाई जैसे कारगिल की हुई थी ना, देखिए कारगिल की वार सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार तो नहीं ना बनी, वो वार तो एक लिमिटेड एरिया में रही ना। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पर भी, लेकिन कारगिल की जब वार हुई थी तब सारा हिंदुस्तान की जो अटेंशन है वो कारगिल वार के ऊपर थी। तो मुझे लगता है कि उस किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो यहाँ पर या तो पाकिस्तान कर सकता है, जैसे कि पाकिस्तान अग्रेसिव इस वक्त हुआ, तो हिंदुस्तान उसको मतलब ये कहकर कि नहीं इसका हम जवाब आपको देंगे, तो वहां पर उस लिमिटेड एरिया में 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने जो है ये लड़ाई, मेरा अपना ख्याल है कि हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लिमिटेड वार की मैं बात कर रहा हूँ। इट कांट हैव बिटवीन टू कंट्रीज, ओपन वार नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब देखिए, अगर लिमिटेड वार की बात हो तो वो तो सैडली झड़पों की सूरत में और ये वायलेशन ओवर द सो कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल के सिलसिले में वो लंबे समय से हो रही है। और आर्टिकल 35 और 370A की एब्रोगेशन के बाद तो ये ज़रा और बड़ी, और रिसेंटली कोविड-19 के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी एक लिमिटेड वार की मैं समझता हूँ एक सिचुएशन है, लेकिन ये एक्सपैंड होके उस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान, और आपने स्काई चैन की बात की, चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो ये बढ़ सकती है। मैं आज भी समझता हूँ कि चाइना, देखिए जिस तरह वो डोकलाम के इलाके में भारत के साथ बहुत महीनों तक वो जिसे होता है ना, वो उनकी बिल्कुल आंखें से आंखें मिलाए दोनों बैठे रहे। आफ्टर ऑल अजीत डोभाल जी की डिप्लोमेसी और जयशंकर जी की डिप्लोमेसी की वजह से वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई। तो चाइना इससे ज़्यादा मुझे लगता है नहीं आएगा, चूँकि ये हमें बात भी जहन में रखनी है कि चाइना की कोई इकॉनमी अब कोई बहुत ग्रेट नहीं रहेगी इवन इस क्राइसिस के बाद भी। मैं कल ही चाइना के टेलीविज़न की और चाइनीज़ जो डिजिडेंट्स टेलीविज़न हैं उनकी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, कुछ 3-4 घंटे देखता रहा। चाइना की इकॉनमी बहुत बुरी तरह हिट हो रही है, जैसे पूरी दुनिया की हो रही है। और चाइना तो चलता ही अपनी इकॉनमी की बुनियाद पे है। अमेरिका के पास तो फिर एक मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, और अमेरिका वो मतलब फॉर द टाइम बीइंग अगर मरा हुआ हाथी भी है तो वो उसके रिसोर्सेज अभी भी हैं, लेकिन चाइना की वो बात नहीं है जो अमेरिका की हो सकती है। और चाइना वैसे भी मैस भारत के साथ डायरेक्ट नहीं करना चाहेगा। 62 के बाद हमने कोई ऐसा वाकया नहीं देखा, तो मैं नहीं समझता कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। मगर भारत और पाकिस्तान इस रीजनल या लिमिटेड वॉर कोट अनकोट जिसको हम कह रहे हैं, इसको बढ़ाने में
बिल्कुल अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे एक्सीडेंटली हो, चाहे किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो, ये ऐन मुमकिन है। और वहाँ के हालात भी ऐसे हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ सारी कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी है। तो इन दोनों कंट्री का पोटेंशियल वार में आना, बेशक वो रीजनल ही क्यों ना हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो दैट इज़ पॉसिबल एनी टाइम। नहीं, इसीलिए आपने ये चाइना, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। जी जी मैंने ये कहा कि चाइना उकसाएगा पाकिस्तान को। क्योंकि चाइना जो है, मैंने लफ्ज यूज किया था कि अगले के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा, जी जी आप नहीं। हाँ, उनको हेल्प दे सकता है, उनको कुछ हवाई जहाज भेज दे पुराने जो उनके पास हैं, कुछ टैंक भेज दे, कुछ और कर दे, असला भेज दे, ये काम तो वो कर सकता है। राइट। लेकिन खुद डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट तो कभी करेगा ही नहीं। जहां तक आपने ये कहा, मैं भी चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ी अच्छी तरह नजर रखे हुआ हूँ। बड़े मैं डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। आज भी उनका ये मानना है, क्योंकि चाइना का जहां जहां पर भी रसूख है, उन लोगों को इस वक्त चाइना की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के पास इस वक्त साधन नहीं रहे कि वो उनकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द होल अमेरिका, जी द होल अफ्रीका। जी हाँ जी, कोई भी यूरोप का कंट्री जो है वो रेडी नहीं है, ना अमेरिका के पास ऐसे इस वक्त रिसोर्सेज हैं कि उनकी हेल्प कर सके। दैट्स नंबर वन बिग कंटिनेंट। दूसरा